हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ इंग AS1। तो पहले आप फार्मूला रिवाइज कर सकती हैं, आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहे हैं। फार्मूला हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके माइंड में ये अच्छे से क्लियर हो जाए। So many problems I am discussing in this standard, so try to get a lot of practice। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी ही आपको प्रैक्टिस होगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके RPP, MPP, स्टडी मटेरियल और पास्ट क्वेश्चन पेपर आपके हैं एग्जाम से, वहाँ से लिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1। So this question is based on a statement of profit and loss account. So let us see, in this case data given is entity A has entered various transactions during the year 22 to 23. Prepare the income statement of entity A for the year 22 to 23. तो कुछ आपको ट्रांजेक्शन्स मेंशन की हैं, तो उसके बेस पर आपने प्रिपेयर करना है इनकम स्टेटमेंट, विच इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ P&L। ट्रांजेक्शन देखो आपको दी हैं, ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट ऑन सेल आपको दी है बट बिफोर सम एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स हैं आपकी एक्चुअरियल गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट होती है जो एम्प्लॉइज़ को हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, तो उसकी इतनी कॉस्ट है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उन सबको इंक्लूड कर कर। इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, गेन फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द मॉनिटरी एसेट्स इन फॉरेन करेंसी which is exchange difference as gain, loss from translating the financial statement of a foreign operation, foreign currency translation reserve, gain from investment in equity instruments designated at fair value through OCI, income tax expense, share based payment to cost। तो इसमें कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हम P&L में एडजस्ट करके हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ आइटम्स हैं जैसे रिवैल्यूएशन के गेन या लॉसेज हैं जिनको आपने अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एडजस्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो वी आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज फॉर द ईयर 2022 टू 23। अमाउंट्स इनको आपको मेंशन किए हैं रुपीज़ में, पर्टिकुलर्स आप शो कर सकते हैं एंड डिटेल्स। दिस इज आल्सो वी आर शोइंग इन रुपीज। तो सबसे पहले देखो आपको मेंशन किया है ग्रोस प्रॉफिट, दिस इज ऑन सेल्स बिफोर सम एडजस्टमेंट्स, दिस इज 10 लाख रुपीज। फिर आप देखिए जो P&L में एडजस्टमेंट होनी चाहिए OCI से पहले। तो जैसे नंबर 1 है करंट सर्विस कॉस्ट, तो इसको आप लेस कीजिए। एक्सपेंसेज जो आपने अभी एडजस्ट नहीं किए हैं, तो नंबर 1 है जो करंट सर्विस कॉस्ट, ये होती है कि जो भी आपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने हैं एम्प्लॉइज़ को उसकी कितनी कॉस्ट है हमारी ऑन एनुअल बेसिस, तो ये आपको मेंशन की है 105,000। फिर एक आइटम देखो आपको मेंशन की है जैसे गेन फ्रॉम ट्रांसलेटिंग या मॉनिटरी एसेट इन फॉरेन करेंसी। मॉनिटरी एसेट जैसे आपके डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं फॉरेन करेंसी में, उनको हम रिवैल्यू करके हैं क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के बेस पर, उसका जो गेन या लॉस है, तो इसमें हमें दे रखा है गेन, जिसे कहा गया एक्सचेंज गेन। इट मीन्स ये आपका ऐड हो जाएगा, तो दिस इज अवर इनकम। तो आप डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं करंट सर्विस कॉस्ट ओनली 105 आपकी माइनस हो जाएगी। एक्सचेंज गेन इज गिवन टू अस, दिस इज 95,000, सो दिस विल बी एडेड। फिर एक और आइटम देखो आपको मेंशन की है इसमें, दिस इज अवर शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट। शेयर बेस्ड पेमेंट होती है जो आप एम्प्लॉइज़ को ऑप्शन इशू करते हैं, तो उसकी कितनी कॉस्ट है हमारी, so this is subtracted less expensive, this is share based,
सो पेमेंट, इसमें एक प्लान होता है एम्प्लॉयड स्टॉक ऑप्शन प्लान ई सोप, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ई सोप कॉस्ट। फिर एक आपको मेंशन किया है इनकम टैक्स एक्सपेंस, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो दिस इज गिवन ₹2 lakhs शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट एंड इनकम टैक्स इज 45,000। So this will be our net profit for current year। ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर विच इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो लेट अस से दिस इज आइटम नंबर ए। So this profit you can calculate। So this is 10 lakh minus 105,000 plus 95,000, so minus 2 lakh 45,000, 745। अब आपने शो करनी है आइटम्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जैसे नंबर बी आइटम, इसी कहा जो OCI। OCI में हम शो करके हैं जब भी आप एसेट्स को या जो भी आइटम्स हैं जिसको रिवैल्यू करके हैं उससे जो गेन या लॉस आ रहा है, तो इसमें सिर्फ OCI की आइटम देखो कौन सी हैं। एक को है सबसे पहले एक्चुअरियल गेन, तो ऑन डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स होते हैं, उसको जब रिवैल्यू करते हैं उसमें गेन हो रहा है आपको 250, जिसे ये पॉजिटिव आइटम। फिर आपको मेंशन किया इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, किसी का आगे रिवैल्यूएशन रिजर्व, और यू कैन राइट रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये कब अराइव होता है जब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इनटेंजिबल एसेट को रिवैल्यू करते हैं। तो इसका अमाउंट देखो आपको मेंशन किया है, जैसे जो 1 लाख रुपीज, ये भी आपका पॉजिटिव है गेन। फिर देखो आपको मेंशन किया है लॉस फ्रॉम ट्रांसलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, जब आपकी कोई फॉरेन सब्सिडरी है, फॉरेन ब्रांच है, उसकी बैलेंस शीट को रिवैल्यू कर रहे हैं हम, करंट की जो भी एक्सचेंज रेट्स हैं उससे जो गेन या लॉस है उसको ट्रांसफ़र करके हम फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। पर इस केस में आपको हो रहा है इसमें लॉस, तो इट मीन्स ये आपकी आ जाएगी नेगेटिव आइटम 85,000। So then we are given gain from investment in equity instruments which are designated at fair value through OCI। एक आपकी इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में, उसको हमने रिवैल्यू किया है फेयर वैल्यू पर, तो उससे आपको गेन हो रहा है, इसका नाम है फेयर वैल्यू रिजर्व। दिस इज आल्सो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट से। सो दिस अमाउंट इज गिवन 10,000। ये भी पॉजिटिव आइटम है बिकॉज दिस इज गेन, तो उसको आपने ये सेपरेट कंपोनेंट शो करना है। सो टोटल है आपका 350 माइनस 85 प्लस 10, दिस इज 275,000 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर आपको शो करना है नेट प्रॉफिट प्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे कहा गया नंबर सी आइटम, जिसे कहा गया टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसे इक्वल टू ए प्लस बी आइटम। इन दोनों को ऐड कर लीजिए 745 प्लस 275, जिसे कि 10,20,000। So this question is based on our statement of P&L। So next let us see second question। Mainly these questions are based on operating cycle। तो इसमें आपको क्लासीफाई करना है एज करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। So how we classify asset, current asset or current liability on basis of operating cycle? So there are so many questions which are based on this। So we know that total operating cycle is, तो पहले आपको कैलकुलेट करना होता है ऑपरेटिंग साइकिल। इट मीन्स दिस इज टोटल टाइम पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सो टिल कलेक्शन ऑफ सेल। दिस इज टोटल पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ परचेज of raw material so till collection of sale। तो नॉर्मली हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। अब जब सबसे पहले आप मटेरियल परचेज करते हैं ये कन्वर्ट होता है WIP में, उसको कहते हैं रॉ मटेरियल का कितना टाइम पीरियड है। फिर आपका WIP कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में, उसमें कितना टाइम लगता है जिसे कहा गया WIP पीरियड। फिर फिनिश गुड्स आपके सेल होते हैं, एक में फिनिश गुड्स कन्वर्ट होते हैं सेल में, जो फिनिश गुड्स से टाइम पीरियड। फिर फाइनली आपको मनी रिसीव होती है डेटर से, यदि आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं जिसे कहा गया टाइम पीरियड इन कलेक्शन ऑफ सेल विच इज डेटर से पीरियड। तो इट मीन्स रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स एंड डेटर्स पीरियड, इन सबको ऐड कर लीजिए, ये बन जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल। सेकंड पॉइंट आता है और
देखिए क्वेश्चन साइलेंट होता है, ऑपरेटिंग साइकिल आपको मेंशन नहीं किया है या टर्म भी नहीं हो सकता है। कैन बी टेक टू 12 मंथ्स एज ऑपरेटिंग साइकिल। ये कब अप्लाई होता है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। फिर हमने किया था रूल क्या है अब आपकी करंट कैसे किया, करंट लायबिलिटी। सो इफ सो एसेट इज रियलाइजेबल सो विद इन पीरियड ऑफ सो ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स, तो इन दोनों में से आपको लेना है जो भी हायर पीरियड है आपका। देखिए ऑपरेटिंग साइकिल हायर है तो हम कंसीडर करते हैं दैट टाइम पीरियड। तो देखिए आपकी एसेट उस टाइम पीरियड में रियलाइज हो रही है, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज करंट एसेट, यानी इट इज करंट एसेट। तो इसी तरीके से इफ लायबिलिटी सो इज टू बी सेटल्ड, तो लायबिलिटी को आपने सेटल करना है, राइट। सेम रूल इज सेम, विद इन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ जो भी हायर होगा, देन इट इज क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी। इट मीन्स यदि आपकी एसेट रियलाइज हो रही है आफ्टर दिस पीरियड और लायबिलिटी आप सेटल कर रहे हैं आफ्टर दिस पीरियड जो भी दोनों से हायर है, देन इट विल बी नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके बेस पे, लेट अस सी वन बाय वन। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर सेकंड। प्रॉब्लम सेकंड में देखो आपको मेंशन किया है एन एंटिटी हैज ट्रेड पेबल्स रुपीज 3 लाख ड्यू फॉर 3 मंथ्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बाय अ मंथ्स टाइम। तो ट्रेड पेबल्स हैं, ये 3 महीने से ड्यू हैं, अब आपने इसको पे करना है विद इन 1 मंथ एंड रुपीज 5 लाख ड्यू फॉर 6 मंथ्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। पर एक पेबल्स हैं जिसको 6 महीने हो गए हैं पर आपने उसको पे करना है विद इन 3 मंथ्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एंटिटी इज 4 मंथ्स। तो आपने देखना है वेदर इट इज करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। तो आप देखिए पहले आपकी जो बैलेंस शीट डेट है, तो एट ऑन दिस डेट अब आपके ट्रेड पेबल्स हैं, इसमें 2 आइटम्स आपको दी हैं। एक ट्रेड पेबल्स हैं विच हैड बिकम ड्यू फॉर 3 मंथ्स, जो ड्यू हो गए हैं पिछले 3 महीने से, तो उसका जैसे अमाउंट है रुपीज 3 लाख, और इनको अपने बैलेंस शीट डेट से अपने पेमेंट करनी है विद इन 1 मंथ में, पेबल विद इन 1 मंथ, राइट। एक आपको सेकंड दिए हैं और एक पेबल्स हैं आपके विच आर ऑफ रुपीज 5 लैक्स एंड आर ड्यू फॉर 6 मंथ्स। ये पिछले 6 महीने से ड्यू हैं, दीज आर ड्यू फॉर 6 मंथ्स एंड दिस इज ऑफ रुपीज 5 लैक्स, और इनको आपने पे करना है, दीज आर आल्सो पेबल तो विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, विद इन 3 मंथ्स। अब आपको कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग जो साइकिल है आपका फर्म का, दिस इज गिवन टू बी 4 मंथ्स। अब आपकी डेफिनेशन क्या है? तो आपको लेना है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और मैक्सिमम टाइम पीरियड है 12 मंथ्स, तो उसमें से लेंगे हायर, तो हायर आपका बन रहा है 12 मंथ्स। फिर आपको देखना है कि आफ्टर बैलेंस शीट डेट अब कितने टाइम में आप इसकी पेमेंट कर देंगे। हम पेमेंट कर रहे हैं विद इन 1 मंथ में या 3 मंथ में, विच इज विद इन 12 मंथ। इट मीन्स बोथ विल बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी, सो दीज आर क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी। तो कोई क्लियर पेबल विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो आपने जो टाइम पीरियड देखना है वो देखना है आफ्टर बैलेंस शीट डेट। टोटल टाइम कितना है इनका? 3 महीने से ड्यू है, 1 महीने में पे करेंगे, 4 महीने या 6 महीने से ड्यू है, 3 महीने में पे करेंगे, 9 मंथ, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ जो रिमेनिंग पीरियड है एज इन बैलेंस शीट डेट उसको आपने कंसिडर करना है। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें जो मेंशन किया है आपको ए बी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड इज 2 मंथ्स, WIP पीरियड 3 मंथ्स, फिनिश गुड्स पीरियड 6 मंथ्स, डेटर्स पीरियड इज 4 मंथ्स, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड इज 14 मंथ्स। कंप्यूट ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए बी लिमिटेड एंड वेदर क्रेडिटर्स विल बी क्लासिफाइड एज करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपको ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए सिंपल फार्मूला है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का, शॉर्ट में आप OC भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल, पीरियड ऑफ WIP, पीरियड ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस पीरियड ऑफ डेटर्स। इनके सभी पीरियड्स को आप ऐड कर लीजिए। मटेरियल का पीरियड देखो आपको मेंशन किया है 3 मंथ्स, मटेरियल का है 2 मंथ्स, WIP का है 3 मंथ्स, फिनिश उसका पीरियड आपको दिया है 6 मंथ्स और डेटर का पीरियड है 4 मंथ्स। तो टोटल पीरियड आपका बन रहा है 15 मंथ्स। तो अपने टोटल पीरियड कंसीडर करना है ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स और 12 मंथ्स से, विच एवरेज हायर।
वो आपका हायर पीरियड है 15 मंथ से। अब जो भी एसेट आपको रिलाई होगी विदिन 15 मंथ्स में, या कोई भी लाइबिलिटी जो आपने पे करनी है विदिन 15 मंथ्स में, वो आपकी करंट मानी जाएगी। अब आपको मेंशन किया है एक आपके क्रेडिटर्स हैं, सो दीज आर पेएबल, उनका पीरियड आपको दिया है, उनको आपने पे करना है विदिन 14 मंथ्स में। तो इट मीन्स तो ये जो 14 मंथ्स हैं ये आपने पे करने हैं विदिन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। So whether it is current and non-current, so therefore it will be classified as, so it is classified as current liability. जो current liability मानी जाएगी because these are to be payable within a period of operating cycle of 15 months से। पेमेंट है आपकी 14 मंथ में एंड दिस इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 15 मंथ्स। So next we have problem number 4। तो इसमें देखिए आपको मेंशन किया है ए बी लिमिटेड प्रोड्यूसिंग पैसेंजर व्हीकल्स द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द व्हीकल्स टू द कस्टमर इज 12 मंथ्स। द कंपनी रिसीव्स पेमेंट फॉर द व्हीकल्स 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी। अब आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं, ये देखा गया है व्हाट इज लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करते हैं। पैसेंजर व्हीकल से कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो एक आपको टाइम गैप दिया है फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द व्हीकल्स टू कस्टमर्स इज 12 मंथ्स। तो इट मीन्स पहले आपको एक ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम पीरियड है पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल WIP एंड जो फिनिश गुड्स प्लस कलेक्शन पीरियड। देखिए ये डेटर से कलेक्शन पीरियड। अब आपको ये कोई एक टाइम पीरियड दिया है फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टिल सेल ऑफ फिनिश गुड्स, इसका जो टाइम पीरियड है ये है आपका 12 मंथ्स। फिर उसके बाद एक आपको दिया है कलेक्शन पीरियड, कंपनी रिसीव्स पेमेंट फॉर व्हीकल्स 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, तो कलेक्शन टाइम है आपका 6 महीने का। तो इट मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा आपका 18 मंथ्स, तो और आपने देखना है और 12 मंथ्स, तो विच एवरेज हायर, तो हायर है आपका 18 मंथ्स। अब देखिए आपको डिफरेंट क्वेश्चन और पूछे हैं इसी में। सो नंबर बी विल द इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल बी करंट इन नेचर। तो दे आर आस्किंग कि जो आपका इन्वेंट्री का स्टॉक है और जो रिसीवेबल्स हैं तो क्या वो करंट माने जाएंगे। तो हमारा बेसिक रूल क्या है, जो भी एसेट आपकी कंज्यूम हो रही है या जो रिलाइज हो रही है विद इन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल वो करंट मानी जाएगी। तो आपने आंसर देना है सिंस सो दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड। इन्वेंट्री केस में कंज्यूम मीन्स जो आपके सेल हो रहे हैं, कंज्यूम्ड और सोल्ड, और डेटर्स आपके रिलाइज हो रहे हैं एंड रियलाइज्ड विद इन ए पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ये वो आइटम्स हैं जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आपकी कंज्यूम हो जाएंगी या रिलाइज हो जाएंगी। सो देयरफॉर सो दीज आर करंट एसेट्स, तो ये आपकी करंट एसेट्स मानी जाएंगी। तो नंबर सी पॉइंट उन्होंने पूछा है इसमें, सो हाउ शुड इट ट्रीट इट्स इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल्स व्हिच एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड विद इन 9 मंथ्स। फिर आपको मेंशन किया है अब एक आपके पास इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल की, इसका जो कंजम्पशन पीरियड है वो है 9 मंथ्स। वैसे कि करंट एंड नॉन करंट तो उसका भी आंसर सेम है। सो रॉ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड विद इन ए पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 18 मंथ्स। इसमें जो 9 मंथ्स का पीरियड है दिस इज लेस देन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 18 मंथ्स। तो इट मीन्स विद इन 18 मंथ्स में ये भी कंज्यूम हो जाएगा। सो देयरफॉर रॉ मटेरियल इज करंट एसेट, तो इट इज आल्सो करंट एसेट। Number D point they are asking, so how should it treat its inventory of finished goods which is expected to be sold within 3 months। अब आपके पास फिनिश गुड्स का स्टॉक है नंबर बी फिनिश गुड्स, तो इसकी एक्सपेक्टेशन है कि इसको हम सेल करेंगे विद इन 3 मंथ्स में। तो दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन 3 मंथ्स। तो देखेंगे इसका भी आंसर सेम है। सो सिंस फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन पीरियड ऑफ वर्किंग साइकिल, तो 3 मंथ जो है आपका दिस इज विद इन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 18 मंथ्स। तो 3 मंथ्स इज लेस देन 18 मंथ्स विच इज अवर ऑपरेटिंग साइकिल। So therefore it is also current asset। ये जो फिनिश उसका स्टॉक है ये भी आपकी करंट एसेट मानी जाएगी। नेक्स्ट देयर आस्किंग नंबर ई पॉइंट देयर आस्किंग, हाउ शुड इट ट्रीट इट्स रिसीवेबल्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 15 मंथ्स। फिर एक आपको पूछा है ई पॉइंट, आपके रिसीवेबल्स हैं दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड
विदिन अ पीरियड ऑफ 15 मंथ्स, उसका भी आंसर सेम है। सिंस रिसीवेबल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलाइज्ड विदिन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है आपका 18 मंथ्स। तो ये जो 15 मंथ्स का पीरियड है दिस इज लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 18 मंथ्स, देयरफॉर इट इज करंट एसेट, ये भी आपकी करंट एसेट मानी जाएगी। नंबर एफ पॉइंट देयर आस्किंग, so how should it treat its payables which are expected to be settled within 20 months? अब आपके एक पेबल्स आपको दिए हैं जो आपने पे करने हैं विदिन 20 मंथ्स में। इट मीन्स एफ पॉइंट आपको दिया है, सो देयर आर पेबल्स विच आर टू बी पेड विदिन 20 मंथ्स। तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अब आपने जो 20 मंथ्स का पीरियड है इट मीन्स दे विल बी सेटल्ड आफ्टर पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, so we can say that so these are settled after period of operating cycle and operating cycle is of 18 months. It means तो आपका जो पेमेंट पीरियड है अब ये ग्रेटर हो गया है ऑपरेटिंग साइकिल से, तो पेमेंट पीरियड इज मोर देन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, so therefore it will be classified as a non current liability, so it will be classified as a non current liability। तो इसको हम करंट लायबिलिटी यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज पेएबल आफ्टर पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है एंटिटी सीगी है कि 2 डिफरेंट बिजनेस है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स। तो आपको मेंशन किया है कंपनी है एंटिटी सीगी और इसके 2 बिजनेस हैं। तो 1 बिजनेस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सेकंड आपको बिजनेस दिया है इस कंपनी का मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स। फिर आपको मेंशन किया है विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स द एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स द प्रोजेक्ट्स फॉर कस्टमर्स एंड नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज 2 to 3 years। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं इनका ऑपरेटिंग साइकिल आपको दिया है, तो यू आर गिवन ऑपरेटिंग साइकिल दिस इज 2 to 3 years। और इसी तरीके से आपको मेंशन किया है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस और मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल इज 9 मंथ्स। और जो कंप्यूटर बिजनेस है आपका प्रिंटर का, तो इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये है आपका 9 मंथ्स। सो दे आर आस्किंग वेयर एन एंटिटी हैज डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, हाउ क्लासिफिकेशन ऑन टू करंट एंड नॉन करंट शैल बी मेड। तो जब आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं डिफरेंट बिजनेस के लिए, तो आपको जो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन करना है तो उस टाइप की जो आइटम्स हैं उसको उसी के ऑपरेटिंग साइकिल से कंपेयर करेंगे। तो इट मीन्स वी कैन से दैट so the items may be asset or liability related to this infrastructure projects so will have operating cycle of 2 to 3 years। इट मीन्स जो भी एसेट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो रही है या लाइबिलिटी, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल हम 2 to 3 years कंसीडर करके चलेंगे और उसी के बेस पे इसको करंट या नॉन करंट पे क्लासीफाई करेंगे। और जो आइटम्स आपकी इससे रिलेटेड हैं कंप्यूटर के प्रिंटर से, इट मीन्स आइटम्स मीन्स एसेट और लाइबिलिटी विच आर रिलेटेड टू प्रिंटर सो दे विल हैव ऑपरेटिंग साइकिल, तो उनका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो माना जाएगा आपका 9 मंथ्स। तो इट मीन्स तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं तो उनको हम इस ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पे कंसीडर करेंगे एज करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। तो इट मीन्स आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल हो सकते हैं, पर आपको फिर इसका एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स में दैट द एंटिटी हैज सो 2 ऑपरेटिंग साइकिल्स, कि आपके 2 ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं। So one is our 2 to 3 years for infrastructure projects and one is 9 months for computer printer projects। Next let us see problem number 6। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है एन एंटिटी प्रोवाइड सर्विसेज फॉर डेवलपिंग टूल्स फॉर इट्स कस्टमर्स फॉर विच मटेरियल इज सप्लाइड बाय द कस्टमर्स। तो कस्टमर्स हमें एक अपना मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बेस पर फिर हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं टू डेवलप टूल्स। Entity takes a period of around 18 months for completion but receives the payment upfront and credits the amount to income received in advance। तो हमारा जो टोटल पीरियड है कंप्लीशन ऑफ सर्विस का वो है हमारा 18 मंथ्स।
तो इट मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 18 मंथ्स हो जाएगा, पर आपको कुछ पेमेंट एडवांस में मिल रही है, उनको उसको हमने क्रेडिट कर लिया है इनकम रिसीव इन एडवांस अकाउंट। So how should this income received in advance be classified by entity as current और नॉन करंट? तो आपको ये बताना है कि ये जो इनकम रिसीव हुई है एडवांस में वो करंट है या नॉन करंट। तो आप देखिए आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है दिस इज ऑफ 18 मंथ्स फॉर कंप्लीशन ऑफ सर्विस। अब आपको एडवांस मिल गया है, सो एडवांस इनकम रिसीव्ड, राइट। तो आपने ये देखना है कि ये जो एडवांस इनकम मिली है ये कितने टाइम में आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो नेचुरली है कि जो भी आपको पैसा मिल रहा है तो ये ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है, आपको एडवांस मिलेगा, उसके बेस पर आप कस्टमर की सर्विस डेवलप करोगे विद इन 18 मंथ्स में। सो वी कैन से एडवांस इनकम रिसीव्ड। तो आपका डिसीजन क्या होगा? सो जिस एडवांस इनकम जो रिसीव हो रही है आपको इट विल बी एडजस्टेड विद इन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 18 मंथ्स है। तो जो भी आइटम आपकी कंज्यूम हो रही है, रिलाई हो रही है या एडजस्ट हो रही है विद इन पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल में, चाहे वो आपका 12 मंथ से ज़्यादा भी है, सो इट विल बी क्लासीफाइड एज करंट आइटम। तो इट मीन्स इट इज करंट। अब जो इनकम एडवांस में रिसीव होती है उसको हम करंट लायबिलिटी मानते हैं। सो देयरफॉर इट इज करंट लायबिलिटी। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की बेस्ड ऑन इंड AS1। मेनली जो प्रॉब्लम्स की वो थी हमारे एक इनकम स्टेटमेंट के बेस पर और एक ऑपरेटिंग साइकिल के बेस पर। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।